हाँ, तो आज का टॉपिक शुरू करना था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने बहुत कुछ चीजें सीखी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमने वहां बताई। अब इसमें ये भी कह सकते हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिख दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Electrostatic force on based on law of conservation of energy. Electrostatic force based on law of conservation of energy. नंबर 2 पॉइंट करके लिख लो, 1 पॉइंट को ही। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स नोट करके फिर इसमें एक लाइन लिख लेना, ऑल द कंजर्वेटिव फोर्स आर सेंट्रल। ऑल द कंजर्वेटिव फोर्स, जितने भी वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, बताएंगे क्यों अभी। ऑल द कंजर्वेटिव फोर्स आर सेंट्रल while all the central forces may or may not be conserved. All the central forces are all the central forces may or may not be conserved. हो भी सकते हैं कंजर्व और नहीं भी हो सकते। नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो, पहला मैंने ये कहा कि एक मेरे पास चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2। कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स, जरा बेटा यहां देखो, अगर मैं इस चार्ज Q को उठा करके कहीं पर भी ले जाऊं फिर वापस लेकर आऊं, या कहीं पर भी यहीं लाके रख दूं, जहां से उठाया वहीं ला करके रख दिया। अब मैं कह दूं एट व्हाट वैल्यू ऑफ द वर्क डन, देन यू कैन से द वैल्यू ऑफ द वर्क डन विल बी 0। कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मैं इसको उठा करके वापस यही ला करके रख दूं, क्लोज्ड पाथ बन गया, तो क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन हमेशा 0 होता है। दूसरा, अगर इस चार्ज को मैं यहां से उठा करके ये रास्ता बना करके यहां लेकर आऊं, तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो इस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, वैसे फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, स्टेट या पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। अगर कोई ब्लॉक को मैं इस पॉइंट से उठा करके यहां लेकर आऊं, फ्रिक्शन की वजह से यहां लेकर आऊं, तो वर्क डन इस पाथ पर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव। ठीक, ये बात समझ आ गई कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करते, तो क्लोज पाथ के लिए वर्क डन इसमें हमेशा 0 होता। ये ऐसे फोर्स हैं जैसे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑल द फोर्स विच इज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो इस स्क्वायर लॉ को फॉलो करते, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये तो इस पे फॉलो करता है, ग्रेविटी भी इसी पे करता है। तो हम लोग कह सकते हैं जितने भी फोर्सेस जो ये है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो कंजर्वेटिव का मतलब हम समझाई चुके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा, ऑल कंजर्वेटिव आर सेंट्रल। ये पीजीटी अभी आया, जो लोग लेक्चरर के लिए एग्जाम देने गए थे, ये क्वेश्चन आया था, मोस्टली लोगों ने गलत किया। Q1 Q2 के बीच लगने वाला फोर्स, एक तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, या फिर कोई दो बॉडी होती, इस पर चार्ज कुछ होता, इस पर कोई चार्ज होता,
इन दोनों के सेंटर को मिलाने पर जो फोर्स इनके सेंट्रल डायरेक्शन में लगेंगे, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। क्या कहलाते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। जो दो बॉडी के सेंटर के बीच जाने वाली लाइन के अलोंग वर्क करे, वो क्या कहलाते हैं? सेंट्रल। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे वो सभी के सभी सेंट्रल होंगे, लेकिन सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस जो है वो सब कंजर्वेटिव नहीं होंगे। कुछ सेंट्रल हो भी सकते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव है तो सेंट्रल है, कंजर्वेटिव है, वर्क डन क्लोज पाथ के लिए 0 है, ये बात तो सही है। लेकिन सेंट्रल फोर्स अगर कोई कह दिया जाए तो कंजर्वेटिव हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये क्वेश्चन सब लोग गलत करा तो कंजर्वेटिव करके ही आए। ठीक, ये बारीकी समझ आई। अच्छा, थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। थर्ड लॉ को फॉलो करने का मतलब ये वाला इसे रिपेल करेगा, ये वाला इसे रिपेल करेगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं। थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये थर्ड लॉ को तब तक ही फॉलो करते हैं जब तक ये स्टैटिक हो। अगर ये मूव करने लगेंगे तो फिर क्या होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट भी काम करने लगेगा। ये कल मैंने बात बताई थी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक हम क्वेश्चन कराना चाहते हैं, जरा ये देख लो कि कल वो इक्विलिब्रियम वाले रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन उसमें ये था कि एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? स्मॉल आर। हमने कहा कि इनके बीच कोई मिड में एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, तो हमने कहा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेगा, और अनस्टेबल में कब होगा? जब वर्टिकली शिफ्ट करेगा। मान लो इस चार्ज को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर यहां लेकर आ गया, ये लेकर आ गया, एक्स डिस्प्लेस किया, तो अब इस पर हम नेट फोर्स देखेंगे, इस वाले से डिस्टेंस कम हुआ तो हम कह देंगे भैया इसका फोर्स ज्यादा है, इस वाले का डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इसका फोर्स कैसा हो जाएगा? कम। तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ये मैंने कहा था तुमसे घर पे करने के लिए, डेरिवेशन किया था। कहे भैया, ये तो मैंने बोला था। अरे भाई यहां आया, नेट फोर्स एफ इक्वल, इसका फोर्स मान लो F1, इस वाले का फोर्स मान लो F2। ये माइनस क्यों लगाया? वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला इधर धक्का देगा, ये फोर्स ज्यादा है, ये वाला इसे इधर धक्का देगा, ये फोर्स कम है, तो नेट फोर्स ज्यादा की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स कहां लगा? इधर लगे। अच्छा, इन सभी में 1/4πε0 को हम के मानते हैं, कॉमन ले लिया। अच्छा, इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा बेटा? Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में, ये वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं इसे R ना मानू, ये डिस्टेंस को अगर मैं 2R मान लू तो कोई दिक्कत है? थोड़ा आसान हमें लगेगा। ये डिस्टेंस R हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस R हो जाएगी। आप कहेंगे Q1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा बेटा। R माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस कर दो 1/4πε0 को के, क्यू क्यू ये भी वही है यार, क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस तो आर है, एक्स और ऐड कर दो तो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन ले लो, के क्यू क्यू कॉमन है, ब्रैकेट में एलसीएम आर माइनस एक्स और आर प्लस एक्स दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लें तो होगा। अच्छा, जब दोनों कॉमन लिए तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एलसीएम आ रहा है। ये इस वाले का माइनस करेंगे, इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का साइन लगा तो माइनस होता जाएगा, माइनस 2ab तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, 2rx, ये शायद कैंसिल है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाले कैंसिल हो गए, 2rx बना कितना? के क्यू क्यू 4rx अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों पे स्क्वायर लगा, मैंने ऊपर लगा दिया, सॉल्व किया। अच्छा, फिर मैंने देखा सिंस ये इक्वेशन तो हमारी ये बनी, अगर ये x ज्यादा नहीं है, ज्यादा है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। किसकी कंडीशन है? पीरियोडिक मोशन। x और इस तरीके से कोई फॉर्मूला बनेगा तो ये पीरियोडिक। अगर हम कहना इफ
एक्स इज लेस देन आर, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे नेग्लेक्टेबल मान करके, तो ये बनेगा आर की पावर 4, तो फोर्स का वैल्यू निकल कर कितना आएगा, एफ इज इक्वल, बोलो जरा, के क्यू क्यू 4 RX अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। अरे भाई एक्स को हटा दो, आर की पावर 4, एक आर से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो आप कहेंगे इसकी जगह एम ए, एफ इक्वल एम ए, फॉर्मूला पढ़ा हमने, के क्यू क्यू 4, शुरू में ले लो, एक्स अपॉन आर क्यूब, एम को और कर दो नीचे डिवाइड, तो 4 के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। आपने कहा नेट फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेस इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों अपोजिट है, तो आप कह सकते हैं सर हम माइनस भी लगा सकते हैं। ये टर्म बेटा फिक्स्ड है, ये नहीं बदल रहे, ये टर्म फिक्स है, तो आप कहें एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ एस एच एम, यानी कि अगर एक्स छोटा है तो एस एच एम करेगा, अगर एक्स बड़ा है तो पीरियोडिक करेगा। ठीक, अब अगर एस एच एम करा तो टाइम पीरियड बताइए कितना होगा, टाइम पीरियड का मतलब ये था, ये गया ये आया ये गया ये आया, एक रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लगा, तो हम लोगों ने एस एच एम में पढ़ा होगा एज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, नहीं पढ़ा है, याद होगा। कंपेयर कर दो दोनों को, ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 4 के क्यू अपॉन आर क्यू, ओमेगा इज इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, ओमेगा की जगह क्या, 2 पाई बाई टी, हम जानते हैं 2 पाई बाई टी इक्वल 4 के क्यू अपॉन आर क्यू, तो टी आ गया, इसको पलट दो, ये भी पलट जाएगा, आर क्यूब अपॉन 4 के क्यू अंडर, 2 पाई नीचे था, क्रॉस मल्टीप्लाई में ही आ गया, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा टाइम पीरियड निकालिए, फिर कहता है ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, या जब इधर इस तरीके से हम वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसका ग्राफ बनाना है, फोर्स किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, इसी में कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत है, होना तो नहीं चाहिए। पीछे नोट कर लो इतना, या कैम भूलियो, अरे यार मोबाइल यू कैम फोटो खींच लो तो काहे को समय बर्बाद हो, है तो मोबाइल लियो बेटा, चलो इसको स्क्रीनशॉट इसको दे देना है, एक फोटो खींच लो, तो ये टाइम बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा नोट करने का। ये मैंने इसलिए करवाया, अभी आगे रिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी हमें ऐसे ही बताना है, ठीक, ये घर पे नोट कर लेना। तो हम समझ गए भाई, ये तो ऐसे चैम होता है। अच्छा फोर्स का ये फॉर्मूला लिखा, अगर मैं कह दूं फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, वो पॉइंट मिड से कितनी डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा डीएफ ओवर डीएक्स इक्वल 0, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगाएंगे, माने एफ क्या था, एक्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, बाकी सब कांस्टेंट है, वो इसलिए मैंने अंदर कर दिया, इसे लिखेंगे डीएफ ओवर डी एक्स इक्वल 0। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो ऊपर नीचे है, फर्स्ट सेकंड वाला करोगे, डी बाई स्क्वायर था ना, कितना था, हाँ, वो हम गलती से लिख जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, हाँ, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, इसे डिफ्रेंशिएट कर देना, कर दें क्या, कर लोगे, अरे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, अब आप फॉर्मूला लगाओ, डी एफ ओवर डी एक्स के 0 लिख दो, एक्स इक्वल बनकर आएगा कितना, r/√2, कैसा बनकर आएगा, कितना बनकर आएगा, ये बनकर आएगा, करके देख लेना, अरे करके कर दो, आता है डिफरेंशिएशन तुम्हें, आता है, करके देखना घर पे ये वाला इसको, ठीक है। चलो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, अब एक ग्राफ और बना देता, मिड पॉइंट ये मैंने एक्स ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले लूं, बाकी डिस्टेंस को इधर ले लूं,
तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। वो जो एफ का ग्राफ बनाया था वो ये बनता है कि इधर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जहां फील्ड मैक्सिमम वहां फोर्स मैक्सिमम। तो कुल मिला के ये चलेगा ग्राफ ई, ऐसा आएगा। इस पॉइंट पर जब इधर जा रहे हैं नहीं ऐसा आएगा, हम इधर लेकर गए तो ऐसा ग्राफ तो नहीं आएगा। इधर लेकर गए नेट फोर्स कहाँ लगा है, जब इधर लेकर आए लेफ्ट राइट अप डाउन कहां पर लगा है। इसको जब मैंने इधर शिफ्ट किया तो नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर कहां लगा, लेफ्ट इधर लगा ना। तो ये डायरेक्शन होती -x, तो -x वाले तो आप लोग इधर दिखाएंगे, यही तो है -x। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा 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 मैक्सिमम फिर कम हुआ, इनफाइनाइट पर कहीं जाके जीरो होता है। अच्छा दूसरा इस साइड दिखाओगे, अगर ये चार्ज इधर आया, इधर देख, अगर ये चार्ज यहाँ आया तो नेट फोर्स कहाँ लगना चाहिए, राइट साइड, राइट वाले को ये दिखाएंगे। ये ग्राफ बनता, मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा, अरे R/√2 माइनस यहाँ कहाँ लगेगा, R/√2 प्लस। लो ग्राफ बन गया। ये मैंने क्यों बनाया, आगे अभी दो चार चीजें और मिलेंगी, ठीक। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का अगर कोई ग्राफ दे दिया जाए तो हम लोग ये बना, नोट कर लो। हाँ वही बनेगा। फिर हम लोग ऐसा पढ़ेंगे रिंग में कोई चार्ज सेंटर पर जीरो, इधर लेके तब क्या हुआ, अब हमने यहाँ कोई रॉड रख दी है ना, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड, फाइनाइट लेंथ की रॉड, उसकी वजह से कितना फोर्स दोनों पर लगेगा वो वहां हम लोग कर लेंगे। फिलहाल इसको और ग्राफ को देख लो, घर पे ये बनाना एक सिस्टमैटिक ढंग से, ऐसा नहीं कि मतलब, अरे अभी तो तुम छोटी हो, अब तो शरीर अपना थामो, अब तुम लोग ऐसे टिक टिक के बैठोगे तो फिर तो बड़ा अजीब लगेगा। कौन सा किया था, किया था, चलो नहीं किया तो पूछ लेना। हो गया, सब कर दूं, हेडिंग डालो। अब ये सब नहीं बता रहे क्वेश्चन, छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन आते जैसे तुम ही बताओ, एक चार्ज पार्टी के लिए रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टी के लिए रखा हुआ है, और ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है। लो दो ब्लॉक रख दिए छोटे छोटे, लो ये, इसका चार्ज Q1 मास M1, इसका चार्ज Q2 मास M2। ये दोनों के बीच फोर्स लग रहा है रिपल्शन एट व्हाट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ये इसे क्या कर रहा है, रिपेल। लो भाई रिपेल कर रहा है, अब रिपेल कर रहा है तो इसे आगे भाग जाना चाहिए, लेकिन भाग तो रहा नहीं, कौन रोके हुए है, नीचे इसके सरफेस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक। अगर चल रहा होता तो फ्रिक्शन कौन सा लगता, काइनेटिक। अगर लौट रहा होता तो फ्रिक्शन कौन सा लगता, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तीन तरह के फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़े होंगे 11th में। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये तो रुका हुआ, तो आप कहेंगे इसको रोके कौन, इधर लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और इधर लगा कौन, तो फ्रिक्शन जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी वैल्यू म्यू एम जी पढ़ा होगा, क्योंकि मास M2 है तो M2G। यहां पर क्या पढ़ा, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज के क्यू क्यू अपॉन, यानी कि कितना होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, और जो भी डिस्टेंस दी हो आर स्क्वायर, लो म्यू निकाल लो M2G का डिवाइड करके। ठीक है, ये अगर यहां निकालना है तब भी आपका वही बनेगा। ठीक, फोटो मारते जाओ उसको, लोगे लिखोगे क्यों, हल्का से देख लिया करो, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही तो है। रब कर दूं, अब हेडिंग डालो। एक क्वेश्चन ये भी दो दिया, ये मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज ये रखा हुआ है हवा में लटक रहा है Q2।
कितना मास होगा, हवा में ही लटक रहा है। मैंने कहा यार ये तो Q1 था, ये तो Q2 था, Q1 ने Q2 को क्या किया, रिपेल ऊपर। इसका वेट कहाँ लगा होगा, mg नीचे। तो जब हवा में रहेगा तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल mg। F की वैल्यू रख दो, जो भी पूछा जाए उठा के रख दो, मास पूछा जाता है मोस्टली। अच्छा, इसको दबा के छोड़ दिया बेटा, इसको अंदर दबाया तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ा कि नहीं, बढ़ा। तो इसने और धक्का दिया, तो दबा के जब छोड़ेंगे तो ये इधर रुकना चाहिए वापस जब आए, लेकिन ऊपर जाता है और इस तरीके से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो पीरियोडिक। इतना तो समझ लो। इक्विलिब्रियम कौन सा है, हाँ, इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल, क्योंकि यहां से हमने इसे शिफ्ट किया, वापस जब ऊपर मूव करेगा और मूव करते करते ही रुक जाएगा, तो अपनी जगह से जहां पर था वहीं वापस आ गया। ये स्टेबल की पहचान। स्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होना चाहिए, मिनिमम। तो ये तो बेसिक बात है, अब हो गई हमारे लिए, हम तो पहले पढ़ चुके हैं, ये तो बेसिक छोटी छोटी चीजें। चलो रब करो, हेडिंग डालो वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर्स फॉर्म, vectors form of Coulomb's law, vectors form of Coulomb's law। देखो जरा, अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखना, थोड़ा सा बेसिक हम वेक्टर के बारे में पहले जान लें। ठीक, हमने कहा कि एक तो वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, और यहां कोई वेक्टर मैंने ले लिया किसी एंगल थीटा पर, मान लो फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, जो नॉर्मली इसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। जब भी कोई वेक्टर किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर होता है तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, कितने होंगे। किसी एक वेक्टर के एक्स और वाई एक्सिस के बीच यहां पर कोई एक वेक्टर दिखा दिया, मान लो वेक्टर का नाम मैंने कह दिया ए, कुछ भी हो सकता है, हाँ, ये वेक्टर दिखाया तो कह रहे इसके कंपोनेंट कितने होंगे, पहला क्वेश्चन। ये तो 2D में है, इनफाइनाइट। हाँ, कितने होंगे, इनफाइनाइट। अगर मैं कह दूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितने, तब कहेंगे टू, एक तो एक्स वाला और एक वाई वाला। ठीक, नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करते हैं तो कितने होंगे, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो कितने होंगे, टू। तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इस कॉम्पोनेंट, इस वेक्टर को जब भी कभी आप रिजॉल्व करेंगे, इसके जस्ट सामने देखेंगे ये वैल्यू होगी ए कॉस थीटा। थीटा की डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, इतनी वैल्यू जस्ट इसके टेल पॉइंट, हेड पॉइंट के सामने। ठीक, और जस्ट इसके सामने क्या होगी, ए साइन थीटा। जो ये कंपोनेंट होंगे वो स्केलर होंगे, कोई वेक्टर नहीं। जो ये कंपोनेंट होगा वो स्केलर होगा, कोई वेक्टर नहीं लगा होगा। ये बात समझ आ गई, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो गए, दो। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने कहा कि कंपोनेंट तो हमारे पास ये दिख ले कैसे, अरे भाई इसको मैंने ए एक्स मान लिया, इसको ए वाई मान लिया, ट्रायंगल लगा दो, cos थीटा इक्वल बेस माने ये ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जब भी कभी हम डिवाइड करते हैं, वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है, वेक्टर कभी डिवाइड नहीं हो सकता। वेक्टर को कभी भी डिवाइड, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लिखा दिखा होगा, ऐसा मोड लगा होगा। हाँ, ये याद रखना चीज है। ठीक, वेक्टर कभी भी डिवाइड नहीं हो। अच्छा, दो वेक्टर किसी एंगल पर है, थीटा एंगल पर, एक वेक्टर का नाम मैंने ले लिया F1, मान लो फोर्स हो गया, दो फोर्स लगा दिए, एक हो गया F2, दोनों वेक्टर है, थीटा एंगल पर रखे। तो इनके बीच में जो नेट होगा वो कहीं पैरेललोग्राम बना दें, ये वाला शो करेगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर, या फिर रिजल्टेंट एफ। कितना होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस, पढ़ा होगा आपने, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक,
अगर मैं कह दूं इनका सब्ट्रैक्शन क्या, ये होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये इसका मॉड ये ले लिया आगे। ठीक, अगर मैं कह दूं सब्ट्रैक्शन क्या होगा तो आप कहेंगे F1 माइनस F2 वेक्टर, वो होगा छोटा वाला डायगोनल। कौन सा डायगोनल होगा? हाँ, स्मॉल डायगोनल, ये वाला डिफरेंस को बताता, और ये वाला क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाला इससे बड़ा हो जाए बड़े वाले से, माने रिजल्टेंट से ये वाला कभी बड़ा हो सकता है? हाँ, अगर एंगल 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, समझना पहले। ऑप्टिस अगर पैरेललोग्राम बनाओगे तो कुछ यही बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं? आप देखो रिजल्टेंट तो ये था, सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा हो गया कि नहीं? बात समझ, डिफरेंस बड़ा हो सकता है वेक्टर में, अगर 90 से ज्यादा, 90 से कम तो एडिशन बड़ा होगा। अगर दोनों 90 पर हो तो आप कह देंगे भैया दोनों अगर 90 पर है तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, माने रिजल्टेंट जो आपका F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2 दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे सेम हो। आज समझ आ गई? ये वेक्टर हम पढ़ाएंगे क्योंकि ये अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो फिर और आगे दिक्कत आएगी। अच्छा, एक बात ये बताओ, जैसे दो वेक्टर ये मैंने बनाए बराबर लेंथ के, मैग्नीट्यूड इक्वल है इनका, लेंथ मतलब उनका मैग्नीट्यूड, मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, मैं 6 कर दूं लंबाई बढ़ जाएगी, मैं 8 कर दूं लंबाई बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी। समझ गए मैग्नीट्यूड? अच्छा, मैंने कहा पैरेललोग्राम बनाओ, ये तो यार स्क्वायर बन गया। आप कह देंगे ये, इसका मतलब बेटा ये भी 45 पर, ये भी 40। अगर मैं एक, इसका नाम ए ले लो, इसका नाम बी ले लो, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, किसका? ए का बढ़ा दूं, पैरेललोग्राम बनाओ, बन गया। रिजल्टेंट वेक्टर किधर की तरफ झुक जाएगा? अभी तो ये था, कहां झुक रहा है? जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे वहीं झुकता जा रहा है, और बढ़ा दो और झुकता जाए, माने रिजल्टेंट वहां पर बेंड होता चला जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड आप बढ़ा दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रिजल्टेंट का ये होता है, सब्ट्रैक्शन को हम लोग पढ़े होंगे, अंडर रूट ऑफ क्या, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा, माइनस आ जाता बस। अगर ये दोनों इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, कैसे हो? मैग्नी बराबर दोनों वेक्टर हो, तब आप कहेंगे एफ 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 एफ, 2F स्क्वायर ये होगा, 2F स्क्वायर ये होगा, कॉमन ले लो 2F स्क्वायर। गौर से देखना इधर, ये दोनों को एक बना दिया 2F स्क्वायर, कॉमन लिया तो बचा 1, यहाँ 2F स्क्वायर में कॉमन लिया तो बचा कॉस थीटा। ठीक, मैं बता रहा हूँ कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी हाफ एंगल में, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर थीटा है तो हाफ एंगल में फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी क्या वैल्यू रख दे 1 कैंसिल हो जाए कॉस की, दो वैल्यू पता है हमें, क्या रख दू? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल, 2 2 4 का रूट आ गया 2, एफ स्क्वायर का एफ कॉस थीटा बाई 2। लो एफ रिजल्ट, अगर दोनों बराबर के हैं मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट ये, और सब्ट्रैक्शन डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, साइन वाला वहां रखना पड़ेगा तो बनेगा एफ सब्ट्रैक्शन, या रिजल्टेंट जो भी हमारा बनेगा 2F साइन थीटा बाई 2। माने अब हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डिफरेंस में कहां चला गया, साइन आएगा और रिजल्टेंट वाले में कॉस आएगा। आगे बढ़े अब हम लोग, अब हेडिंग हमारी क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ा था बेटा? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो देखना, देखो जरा, गर्मी ज्यादा है ना, एसी लगा होता तो कितना अच्छा लगता है, लगेगा 2 4 दिन में, आ रहा बंदा, टाइम नहीं मिला उसको, बोल रखा है। चलो आगे देखते हैं, जैसे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस,
एक्स वाई जेड। एक चार्ज पार्टिकल ये रखा स्पेस में, मान लिया। दूसरा चार्ज पार्टिकल ये रखा, एक ये रखा। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल, इसको R1 पोजीशन कहते हैं। कौन सा चार्ज रखा हुआ है? Q1। ये वाला चार्ज कौन सा रखा हुआ है? Q2। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? इसको कह दो R2। पोजीशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये क्या होती है? मान लो ये बच्चा यहां बैठा, ऑरिजिन वो कॉर्नर है। कहाँ है वो कॉर्नर? क्या है? ऑरिजिन। अभी इस बच्चे के सर के कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। ये मान लो एक्स है, ये वाई है, और ये जेड। अब देखो एक्स, एक्स के सामने इसका सर आ रहा है तो कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए जो वैल्यू काउंट करोगे। एक्स कोऑर्डिनेट। वाई के सामने आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। जेड के सामने भी आ रहा है, तो कितना? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तीन कोऑर्डिनेट हो गए। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको उठा करके हम इसी वॉल पर रख दें, इसका सर इस पे चिपका दें, तब क्या होगा? आप कहेंगे एक्स के सामने सर आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई के सामने भी आ रहा है, वाई को जेड में नहीं है। तो कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? केवल एक्स वाई। माने एक प्लेन में कहीं है तो एक्स वाई प्लेन, वो तीनों में है तो एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनके बीच का सेपरेशन, ये चाहिए। इसको कह देते पोजी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या आर वेक्टर, जो भी आप लिखना चाह लो भाई, आर वेक्टर ये चाहिए मुझे। अच्छा, तो वेक्टर में हम लोगों ने ट्रायंगल रूल पढ़ा होगा। मान लो मुझे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी निकालना तो एरो ये हो जाएगा। एक ट्रायंगल रूल होता, ओ से ए पर गए तो आप कहेंगे सर ओ ए, एरो की डायरेक्शन में चल रहे, प्लस लगा दो। ए से कहां गए? ए बी। फिर बी से कहां आए? ओ पर, तो आप कह दो एरो तो ये लगा, हाथ उल्टा उधर साइड लिख दो ओ। जो अपोज करेगा उसको उस साइड लिख दिया जाए। देन द वैल्यू ऑफ ए बी निकल कर आएगी क्या? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। या आप ऐसा समझो, ए बी लिखा है, बी बाद में, तो ओ बी माइनस ओ ए। अगर एम एन वेक्टर होता तो आप कहते एन बाद में लिखा तो हम लिखते ओ एन वेक्टर माइनस का ओ एन, ऐसे समझ लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कहा? ओ बी को R2। और इसको क्या कहा? R1। और इसको क्या कहा? R। क्या अब इन दोनों के बीच फोर्स लगा, ये इसको रिपेल करेगा, आप कहेंगे फोर्स ऑन टू, सेकंड वाले पर फोर्स कौन लगा रहा है? पहला Q1। तो आप कहेंगे फोर्स ऑन टू, फोर्स F21। इसे क्या कहेंगे? फोर्स ऑन, ये किस पर है? वन पर। कौन लगा रहा है? टू। तो लो, क्या ये डायरेक्शन समझ आई? ये हमें मालूम होता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता, तो F इक्वल एंड अपोजिट होती है। अच्छा, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है बेटा? F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यार आर स्क्वायर, तो आप कह दो आर तो मैं पता है क्या, ये वेक्टर में नीचे कभी कुछ डिवाइड नहीं करते, तो उसके मॉड को लिखेंगे R2 - R1 का, R2 - R1 का, यही तो होगा। एक्स एक्सिस पर हम लोग चलते, मान लो 4 मीटर मैंने कहा, तो आप जैसे वेक्टर बना तो आप कहते 4 i कैप। अगर मैं 6 न्यूटन ऊपर लगा हुआ वाई एक्सिस पर, तो वेक्टर बनाना चाहूं तो किसका मल्टीप्लाई करूं? 6 j कैप। अच्छा, इस डायरेक्शन में से वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप कहें इस डायरेक्शन में चले तो R कैप। यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, एफ वेक्टर इक्वल दिस, तो एफ वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 - R1 का होल स्क्वायर। और ये वेक्टर यूनिट होता है वेक्टर अपॉन, वेक्टर अपॉन उसका मॉड, पढ़ा है मॉड, पढ़ा होगा ऐसा वेक्टर अपॉन।
यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन उसका मॉड, वेक्टर तो हमें ये मालूम हो गया था, ये अपॉन उसका मॉड। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये बनेगा R2 माइनस R1, ये तो वेक्टर हो गया, तो ये बनेगा R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक, अब आप अपनी भाषा में ये समझो, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पता है, उसे वेक्टर बना दो, क्या बना दो, और वैल्यू उठा के रख दो, यहां पर आ जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो इसको।